हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पॉलिटी का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज क्लास हम लोगों का 22 होने वाला है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान का जो भाग 18 है, आपातकालीन उपबंध था, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 19 और भाग 20 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्रमुख उपबंध जो भी है उस सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो भी संशोधन होते हैं उस सब के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 19 है, जिसमें प्रमुख उपबंध आर्टिकल 361 से 367 तक के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 361 में क्या है? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष की फौजदारी मुकदमा के लिए न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ता है, और अर्थात न्यायालय से संरक्षण प्राप्त होता है उनको। तो आर्टिकल 361 में क्या है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर किसी भी राष्ट्र के जो अध्यक्ष होते हैं उसको फौजदारी मतलब उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, वो न्यायालय में नहीं जाते, उनको उसका सामना नहीं करना पड़ता है, अर्थात न्यायालय से उनको संरक्षण प्राप्त होता है। अगर उन्हें सजा भी हो जाती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत तथा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वियना संधि के तहत सजा से मुक्त हो जाते। अगर उन्हें कुछ सजा सुनाई भी जाती है, किसी भी प्रकार के दंड सुनाया भी जाता है, तो राष्ट्रपति का जो है आर्टिकल 72 है। तो आर्टिकल 72 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ करने, कम करने या निलंबित करने या बदलने की विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसी शक्ति के आधार पर और राज्यपाल का जो 161 है उसमें भी सजा माफ़ करने का है, और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो है वियना संधि के तहत उनको सजा से मुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 362 क्या है? भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण है, वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। पहले जो भारतीय राजाएं थे उनको विशेष संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि अभी तो संरक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी राजशाही नहीं है, अभी हमारा देश पूर्णतः लोकतंत्र हो चुका है, इसलिए यहाँ पर अब ये समाप्त कर दिया गया है। तो भारतीय राजाओं को जो विशेष संरक्षण है उसको दिया गया था, लेकिन अभी जो है उसको वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 362 में। अनुच्छेद 363 क्या है? किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि होगी उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। किस प्रकार से संधि होती है, क्या क्या शर्त दिया गया है, उसमें न्यायालय का कोई रोल नहीं होगा। तो आर्टिकल 362 जो है वो तो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी जो भारतीय राजाओं का विशेष संरक्षण अब प्रावधान खत्म हो चुका है। ये पहले शुरू हुआ था तो उसी समय में ये हुआ था। तो आर्टिकल 362 जो है इसमें क्या लिखा गया है कि मूल रूप से जो देशी रियासत होते हैं, जो भारतीय राजाएं होते हैं, उनको विशेष संरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी जो आर्टिकल 26वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जो 1971 हुआ था, 1971 में 26वां कौन सा? तो 26वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें ये ख़त्म कर दिया गया। तो अभी ये नहीं चल रहा है। 362 आर्टिकल जो है इसमें जो दिया गया है वो अभी नहीं चल रहा है। आर्टिकल 364 क्या है? अनुच्छेद 364 में बड़े महापत्तनों और बड़े बंदरगाह पर केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा, और इसके लिए विशेष प्रावधान रहेगा। तो बड़े जो बंदरगाह होते हैं वो उस सब पर किसका अधिकार रहेगा? तो किसका अधिकार रहेगा? तो केंद्र सरकार का अधिकार रहेगा, राज्य सरकार का नहीं रहेगा। भले ही किसी भी राज्य में रहे, लेकिन केंद्र सरकार का ही अधिकार रहेगा और विशेष प्रावधान रहेगा। अनुच्छेद 365 क्या है? केंद्र के दिशा निर्देश का पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य होता है। तो केंद्र का जो दिशा निर्देश होता है उसका पालन करना राज्य के लिए अनिवार्य होता है। केंद्र सरकार जो भी नियम बनाती है, जो भी शासन करने का तरीका बनाती है कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे इस नियम से ये कार्य करना है, वैसे ही राज्य सरकार को कार्य करना पड़ेगा। अनुच्छेद 366 क्या है? प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डे के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंधन और विकास को सुनिश्चित करना है। तो आर्टिकल 366 में इसके बारे में बताया गया है कि प्रमुख जो बंदरगाह और हवाई अड्डे हैं उसके संबंध में जो विशेष प्रावधान है उसका पूरा वर्णन दिया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाओं के कुशल प्रबंध और विकास को सुनिश्चित करना रहता है। अब भाग 19 खत्म हो गया, भाग 20 देखते हैं, जिसमें संशोधन के बारे में दिया गया है। भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संशोधन के बारे में बताया गया है, कौन कौन सा संशोधन है, कहाँ से लिया गया है, कैसे हुआ था, इस संशोधन में क्या क्या हुआ था, उस सब के बारे में दिया गया है। तो चलिए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 368 है
जो कि संशोधन कहाँ से लिया गया, तो संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संशोधन कहाँ से लिया गया हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान में जोड़ा गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अनुच्छेद 368 में क्या है, संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संशोधन की शक्ति केवल संसद को प्राप्त होती है। संशोधन कौन कर सकता है, तो केवल और केवल संसद ही कर सकती है संशोधन। यदि एक सदन को इसकी पारित कर दिया जाए, यदि एक सदन में इसको पारित कर दिया जाए तथा दूसरा सदन संशोधन को पारित नहीं किया तो संशोधन विधेयक रद्द हो जाता है। तो दोनों सदन में यह पारित होगा। जब तक दोनों सदन में पारित नहीं होगा तब तक ये पूर्णतः पारित नहीं होगा, विधेयक नहीं बनेगा। अगर एक ही सदन में होता है तो विधेयक रद्द हो जाता है। संविधान सभा में अंबेडकर जी ने कहा था कि हमने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया है और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया है। तो भीमराव अंबेडकर जी जो है, वो जो हमारे संविधान के पिता भी कहे जाते हैं, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था ना। तो उन्होंने कहा था कि हमने जो है अपने भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला भी नहीं बनाया है और न ही जो यूएसए का संविधान जो बहुत कठोर है, वैसा हम लोगों ने अपने संविधान को कठोर भी नहीं बनाया है। जो भी व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वह इसमें संशोधन कर सकता है, इसके लिए उसे बहुमत की आवश्यकता होगी। तो जो भी व्यक्ति है जो इस संविधान से, संविधान के कोई भी भाग, कोई भी आर्टिकल से असंतुष्ट है, तो अगर बहुमत हासिल कर ले वो, तो उसको ये बदल सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। संशोधन 3 प्रकार से हो सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से हो सकते हैं, तो एक होता है बहुमत, साधारण बहुमत होता है। इस विधि द्वारा संशोधन कराने के लिए उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत जो होती है, अगर इस विधि द्वारा संशोधन कराना होगा तो उपस्थित सदस्य अगर 300 लोग उपस्थित है तो 151 कम से कम होना चाहिए। मतलब कि आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। नए राज्यों का पुनर्गठन या राज्य का नाम सीमा में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये जो है नए राज्य का जो पुनर्गठन या राज्य का नाम सीमा या परिवर्तन अनुच्छेद होता है, ये आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। मतलब उसका संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मामूली सुधार है, इस पर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर नहीं होती है। इस विधि द्वारा निम्नलिखित संशोधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वेतन में वृद्धि किया जा सकता है, विदेशी राज्य का भारत में विलय करा सकते हैं। विदेशी जो भी राज्य है, अगर आसपास के राज्य हैं उसको भारत में विलय कराना है तो करा सकते हैं। वर्तमान राज्य में परिवर्तन करा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 3 में दिया गया है। और विधान परिषद का सृजन कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 169 में है, तो इसका भी संशोधन किया जा सकता है। अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या है, तो आर्टिकल 1 में हमारा जो भारत है, इंडिया राज्यों का संघ है, उसको भी हम लोग बदल सकते हैं, उसको भी साधारण बहुमत के द्वारा उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया था, तो संसद नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। मतलब संसद जो है नए राज्य जो कि विदेशी राज्य है, हमारे देश के अगल बगल के जो भी राज्य है उसको आप विलय करवा सकते हैं, वो दिया गया है। और आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शब्द को जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 5 में है, उसको भी आप बदल सकते हैं साधारण बहुमत से। आर्टिकल फिर 6 में क्या दिया गया है, पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, तो इसमें भी आप बदल सकते हैं। और आर्टिकल 8 क्या है, भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का जो अधिकार था उसके बारे में बताया गया है, तो वो भी आप बदल सकते हैं साधारण बहुमत से। अब हम लोग विशेष महत्व के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा विधि जो है, इस विधि द्वारा संशोधन के लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक संशोधन इसी विधि द्वारा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। तो इसमें 50-50 नहीं, इसमें आधा से अधिक नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जितने भी उपस्थित है संसद में, उसमें से 2/3 भाग बहुमत की आवश्यकता होगी, तभी इस विधि से आप संशोधन कर सकते हैं संविधान में। इसमें बहुत सारे
आर्टिकल जो होते हैं उसका संशोधन इसी से होता है। जैसे कि है हमारा मूल अधिकार भाग जो 3 है, मूल अधिकार, उसका संशोधन इसी विधि से किया जाता है, विशेष महत्व से ही किया जाता है। तो मूल अधिकार को बदलने के लिए कितना बहुमत होना चाहिए? तो 2/3 बहुमत होना चाहिए। और नीति निदेशक तत्व जो है भाग 4 में है, उसका भी संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्य की सहमति, यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। संशोधन की सबसे कठोर विधि कौन सी है? विशेष बहुमत भी होना चाहिए, मतलब कि 2/3 भाग तो होना ही चाहिए बहुमत, और साथ में आधे से जो अधिक राज्य है उसकी भी सहमति होना चाहिए। यह संशोधन की सबसे कठोर विधि है। इस विधि द्वारा संशोधन करने के लिए केंद्र को विशेष बहुमत से तथा आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है। इस विधि द्वारा वैसे विषयों में संशोधन किया जाता है जिससे राज्यों का हित जुड़ा हो, अर्थात यह विधि संघीय ढांचा बनाए रखने के लिए होता है। तो विशेष महत्व और विशेष बहुमत और आधी से अधिक राज्य की सहमति विधि से होता है बहुत सारा, जो कि हमारे राज्यों से जुड़ा रहता है, राज्यों के हित के बारे में जुड़ा होता है, उसके बारे में यहाँ से होता है संशोधन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? विधायिका, जैसे विधायिका में परिवर्तन करना होता है तो उसके लिए आधे से अधिक राज्य का भी सहमति होना जरूरी है, और विशेष बहुमत जो कि 2/3 भाग जो होते हैं उसका भी बहुमत होना जरूरी होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका में संशोधन, हमारे राज्य में जो भी होते हैं उसके लिए जो संशोधन किया जाएगा, उस सब के लिए जो संशोधन किया जाता है तो वो सब विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य की सहमति के लिए होता है। जैसे कि संशोधन का ही नियम अगर बदलना हो कि अब कहेंगे कि राष्ट्रपति या फिर ये संसद के लोग कहेंगे अब हमें, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अब हमें संशोधन करने का ही नियम बदलना है, कि अब जितना भी कुछ भी संशोधन करना हो हमारे आर्टिकल में, हमारे संविधान के कोई भी आर्टिकल को जो बदलना होगा तो सब साधारण विधि से होगा। तो इसको भी बदलने के लिए क्या होगा? विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य की सहमति होना चाहिए, तभी ये बदलेगा, नहीं तो नहीं बदल सकता है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे समवर्ती सूची, राष्ट्रपति के निर्वाचक प्रणाली, राज्यों पर लगने वाला जो टैक्स होता है, जीएसटी होता है, इसके लिए भी, क्योंकि सारे स्टेट के लिए वो होता है कि जीएसटी देना है, कितना कितना % देना है, तो उसका जो नियम होता है तो उसके लिए सहमति होना चाहिए आधे से अधिक राज्यों का भी, और 2/3 बहुमत का भी होना चाहिए। संशोधन प्रक्रिया में नई विधि जोड़ना या वर्तमान विधि को हटाना इसी विधि द्वारा होगा। तो ये भी जो हमने अभी कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में अगर अब हम लोग संशोधन चाहते हैं साधारण विधि से करना या कुछ भी अगर कोई चाह रहा है तो उसके लिए भी इसी विधि से करना पड़ेगा। संशोधन प्रक्रिया भी, संशोधन करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसको भी विशेष विधि से ही करना पड़ेगा, और आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति होना आवश्यक होता है। रिमार्क में क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है, जबकि संशोधन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसमें भी कुल सदस्य का 2/3 भाग लिया जाता है। और जब संविधान में संशोधन होता है उस समय संशोधन में क्या होता है? उपस्थित का 2/3 बहुमत लिया जाता है। तो कैसे होता है ये संशोधन कैसे होता है? अगर 545 टोटल 545 सीट है और उसमें 90 ही आदमी उपस्थित है तो 90 का ही 2/3 होगा। 90 का 2/3 मतलब 60 लोग ही अगर मान गए तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है तो महाभियोग लगाने के लिए टोटल जितने भी सदस्य होता है 545 है, तो 545 का जो 2/3 भाग होगा तो कितना होगा? 362 होगा। तो 362 का बहुमत होना जरूरी होता है। इसमें ये नहीं है कि जितना उपस्थित है उसका 2/3। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है कुल सदस्य का 545 का जो 2/3 भाग है कितना हुआ? तो 362 का बहुमत होना जरूरी है। 362 लोग मत देंगे तब उस पर महाभियोग लग सकता, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता। लेकिन संशोधन करने के लिए कितना? अगर 90 लोग ही उपस्थित है, 90 ही उपस्थित है तो 90 का 2/3 कितना हो गया? 60। बस 60 लोग ही बहुमत दे दिए, उन लोगों का मत हो गया तो उसमें भी संशोधन हो जाएगा। अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय होता है जो कि शंकरी प्रसाद विवाद हुआ था, 1951 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है। तो शंकरी प्रसाद विवाद जो हुआ था, शंकरी प्रसाद विवाद कब हुआ था? 1951 में हुआ था। उसमें क्या बोला गया था कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि संसद मूल अधिकार, जो कि मूल अधिकार हमारा कितना में है? भाग 3 में, उसके साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन
संशोधन कर सकती है। दूसरा क्या है, सज्जन सिंह विवाद हुआ था 1965 में। इसमें क्या हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकार जो है भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, तो ये भी यही बात बोले थे। तीसरा क्या है, गोलकनाथ विवाद जो कि 1967 में हुआ था। इसमें 11 जज थे, मतलब सबसे ज़्यादा जज थे। इसमें कितना जज थे गोलकनाथ विवाद में, इसमें 11 जज उपस्थित थे, जो कि 5 मतलब जो भी होता है हमेशा ऑड में ही उपस्थित रहना रहता है, ताकि कभी भी इक्वल ना हो जाए, जो 5 या 7 या फिर 9 या फिर 11 या फिर 13 ऐसे करके ही, तो ऑड नंबर में रहेंगे तो कभी भी अगर कोई भी निर्णय पे पहुंचना रहेगा तो आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऑड रहेंगे तो एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम हो जाएगा, तो फिर निर्णय को लेने में कठिनाई नहीं होती है। तो ये जो है गोलकनाथ विवाद 1967 में हुआ था, इसमें 11 जज थे। यह दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। हमारा जो मूल अधिकार है उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये कहा गया था गोलकनाथ विवाद में। इसमें कितने जज उपस्थित थे, तो टोटल 11 जज उपस्थित थे। इसमें 11 जज उपस्थित थे। अब इसके बाद आया था केशवानंद भारती, जो कि 1973 में हुआ था। इसमें 11 से भी ज़्यादा हो गए। इसमें कितना, 13 जज उपस्थित थे। यह सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें कहा गया है कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मतलब मूल अधिकार तो बदल सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसको बदल नहीं सकते हैं, इसमें कहा गया था। तो किस में कहा गया था, तो केशवानंद भारती समिति में कहा गया था। उसकी जो बैठक हुई थी उसमें कहा था। इसमें कितने जज थे टोटल, तो टोटल 13 जज उपस्थित थे। एग्जाम्पल में 39वां संशोधन जो है 1975 में यह व्यवस्था किया गया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा पीएम, प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी, किंतु इसे सुप्रीम कोर्ट में मूल ढांचा के विपरीत बताकर रद्द किया जा सकता है। उस समय पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। तो कभी भी संविधान का जो मूल ढांचा होता है उसको नहीं बदल सकती। इतनी मेहनत से संविधान बनाया गया है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन संशोधन करना है तो संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स आया था, जो कि 1980 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है, लिमिटेड है, ऐसा नहीं कुछ भी संशोधन कर सकती है। तो मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया अपना, बताया कि संसद को संशोधन करने की लिमिटेड शक्ति है, शक्ति सीमित है। राज्य का नीति निदेशक तत्व को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है उसको मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि है 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। यह कहा गया कि संसद को संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है। संसद को तो संशोधन की असीमित शक्ति प्राप्त है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स को हवाला देकर के रद्द कर दिया था। रिमार्क में क्या है, किसी संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होना चाहिए। 5 जज होना चाहिए, और किस में होना चाहिए, हमेशा ऑड में रहता है, ताकि फैसला अच्छे से हो जाए, कोई भी शांतिपूर्ण से हो जाए। नहीं तो 8 जज अगर होंगे तो 4-4 हो गया, तो फिर तो बात वही हो गई। अगर 6 जज हुए तो 3-3 अगर दोनों पक्ष में आ गए तो फिर तो वही बात हुई, फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा ऑड में रखा जाता है। और कम से कम कितना होना चाहिए संवैधानिक पीठ के लिए, तो कम से कम 5 जज होना चाहिए। और केशवानंद में 13 जज तथा गोलकनाथ में 11 जज थे, जो कि सबसे ज़्यादा थे। तो केशवानंद में कितना थे, 13 जज थे, और गोलकनाथ में कितना जज थे, तो 11 जज उपस्थित थे। प्रमुख संशोधन कौन कौन से संशोधन है, क्या चीज़ के बारे में बताता है, क्या हुआ था उसमें, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। इसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया था। प्रथम संशोधन के द्वारा ही जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार किया गया, जिसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 7वां संशोधन 1956 में हुआ। इसके द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का गठन को संवैधानिक मान्यता दिया जाएगा। भाषाई आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया है उसे संवैधानिक मान्यता दिया जाएगा। साथ ही यह व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, या फिर छोटे राज्य है तो उसमें 2 राज्यों को संभाल सकते हैं एक राज्यपाल। तो ये भी क्या था, 7वां संविधान संशोधन में हुआ था, 1956 में हुआ था।
अब है 8वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST के सीटों को 1960 से बढ़ा करके 1970 तक कर दिया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी और भी बढ़ गया है। 10वां संविधान संशोधन क्या था? तो 10वां 1961 में हुआ था। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था 10वां। 12वां क्या था? गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। 8वां संविधान संशोधन क्या है? जो कि 1966 में होता है। इस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होता है। राज्य शब्द जिसमें होता है उसमें राज्य जो होता है केंद्र शासित शब्द भी उसमें शामिल किया जाता है। केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का मिलाकर के पुनर्गठन कर सकता है। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। तो जो भी पुनर्गठन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हुआ था, पंजाबी भाषा का जो क्षेत्र है पंजाब है, हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है क्या है? हिंदी भाषा का क्षेत्र हरियाणा है। यहाँ पे हिमाचल हो गया है, हरियाणा है हमारा हिंदी भाषा का क्षेत्र। और हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़ है। तो संविधान संशोधन जो 18वां है ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। भाषाई आधार पर जो भी होता है राज्य और केंद्र शासित है उसको सेम शामिल किया गया है, उसको एक साथ शामिल किया गया है। और इसके सिफारिश पर ही पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। शाह आयोग के सिफारिश पर किसका गठन किया गया था? तो पंजाब का किया गया था। तो पंजाबी भाषा जो है पंजाब में बोले जाते हैं, तो पंजाब में पंजाबी भाषा है। और हिंदी कहाँ पे बोले जाते हैं? तो हरियाणा में बोले जाते हैं, हरियाणा में। हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? चंडीगढ़ है। तो इस ऐसे ही करके निर्माण हुआ है, राज्य का हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश का। अब संविधान संशोधन 21वां देखते हैं। 1967 में हुआ था। संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। ये कितना में है? तो संविधान संशोधन 21वां में ऐसा किया गया था। 21वां में 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को भी जोड़ दिया गया था, जो कि 15वीं लैंग्वेज थी हमारी। 35वां संशोधन क्या हुआ था? 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम भारत का क्या था? संरक्षित राज्य था। तो 35 आर्टिकल है, ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा जाएगा कि सिक्किम को भारत का सहराज्य कब, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो 35वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? तो 1974 में बनाया गया था। इससे पहले क्या था सिक्किम? तो सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था। 36वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया था। तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य किस में बना था? आर्टिकल 36 में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही आर्टिकल पूछे जाते हैं हमेशा। 42वां संविधान संशोधन क्या है? जो कि 1976 में हुआ था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया। 59 प्रावधान जोड़ने के कारण अत्यधिक विस्तृत हो गया था ये। तो 59 जो प्रावधान जोड़े गए थे उसके कारण ये बहुत ही अधिक विस्तृत हो गया था, जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। तो मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं, जिस कारण इसे मिनी संविधान कहते हैं। इसे इंदिरा गांधी ने लाया था। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल, मतलब उल्टा प्रभाव करते थे। तो ये लोकतंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। यह भारत को एकात्मक बना रहा था। तो ये उल्टा ही उससे होने लगा था। इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था, उल्टा नुकसान होने लगा था। कौन सा? 42वां संविधान में। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। मतलब राष्ट्रपति है, उनको अब मंत्रिमंडल की जो सलाह है वो मानना ही पड़ेगा। आपातकाल में पीएम के सलाह पर लागू किया जाएगा। आपातकाल जब भी होगा प्रधानमंत्री के सलाह पर लागू किया जाएगा। तो ये सब 42वां संविधान संशोधन में हुआ था, जो कि बहुत ही उल्टा इस पर प्रभाव पड़ने लगा था, हमारे संविधान पर प्रभाव पड़ने लगा था। और क्या क्या है? आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होकर के 6 वर्ष कर दिया गया था। इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक ढांचा से बाहर कर दिया गया था। जो संवैधानिक संशोधन है उसको न्यायिक ढांचा से बाहर कर दिया गया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी किया जा सकता। अखिल भारतीय विधिक सेवा में निर्माण की व्यवस्था किया गया था। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। क्या क्या जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो संविधान संशोधन जो 42वां है इसके बारे में पूछा जाता है। तो जो हमारा उल्टा जो होने लगा था, प्रतिक्रिया होने लगा था, जो हमारा अच्छा होना चाहिए संविधान में, उसके जगह पे बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। 42वां संविधान संशोधन, ऐसे याद रख सकते हैं इसको। 44वां संविधान संशोधन फिर क्या है?
तो 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा 42वें संशोधन की कमियों को दूर किया गया। 42वां में जो संशोधन हुआ उसको दूर किया गया, मोरारजी देसाई ने इसको लाया। तो 44वां कौन लाए थे? मोरारजी देसाई ने लाए थे। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन में ही संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार का मौका दिया गया था। तो राष्ट्रपति को अगर मंत्रिमंडल का जो सलाह है उसको लौटाने के लिए एक बार और पुनर्विचार करने मतलब लौटा सकते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन में किया गया। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। तो आंतरिक अशांति है उसको सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से पुनः फिर 5 वर्ष कर दिया गया, जो कि उसमें गलती हो गई थी। जो भी गलती हुई थी 42वां संशोधन में उसको सुधार किया गया था 44वां संशोधन में। तो अनुच्छेद जो 20 और 21 है उसके द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो 20 है और 21 है उसके द्वारा जो मूल अधिकार होते हैं उसको राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये भी संशोधन 44 में हुआ था। तो हमारा आर्टिकल 20 क्या है? तो आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए जो दोष सिद्धि होता है उसके विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। मतलब एक अपराध का एक ही जो सजा होता है ये दिया गया है आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 21 में क्या है? गरिमापूर्ण जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमारी अधिकार है। तो हम लोग गरिमापूर्ण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जी सकते हैं, इसका अधिकार है हमें। तो आर्टिकल 21 में ये लिखा गया। तो इस दोनों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबन नहीं किया जा सकता। ये 44वें संशोधन में इसको किया गया है। 52वां संविधान संशोधन है 1985 में हुआ था। दल बदल को जोड़ा गया था। दल बदल को कब जोड़ा गया था? तो 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में हुआ था, जो कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी है। तो 61वां में ये जोड़ा गया था। तो पहले कितना था मताधिकार का आयु? तो मताधिकार का आयु पहले 21 वर्ष था और अब कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। तो किसमें किया गया है? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया। फिर 65वां संविधान संशोधन है जो कि 1990 में हुआ था। SC आयोग का गठन किया गया। SC आयोग का गठन कितना में किया गया? तो 65वां में किया गया है। 69वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1991 में हुआ था। इसके तहत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो राजधानी किस में बनाया था? तो संशोधन 69 के तहत ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था, जो कि केंद्र शासित राज्य का दर्जा देते हुए किया गया था। दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। कितना में? तो संशोधन 69 में किया गया, जो कि 1991 में दिल्ली हमारी राजधानी बन गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। 70 में क्या है संशोधन? तो दिल्ली एवं पांडिचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। तो दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया गया था 70वां संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में हुआ था। 71वां क्या है? तो ये भी लैंग्वेज से संबंधित है। 71वां में 1992 में क्या हुआ था? इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इनको मिलाकर 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। पहले 14 था, फिर उसके बाद जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल कितना में? 21 में जोड़ा गया था। तो कौन सा लैंग्वेज? सिंधी जोड़ा गया था। तो 15 हो गया। अब 3 जोड़ा गया। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो अब हो गया टोटल 18, जो कि कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो 71वां संविधान संशोधन में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करें। तो 21 जो है हमारा 21 संविधान संशोधन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी भाषा से रिलेटेड है। इसमें सिंधी जोड़ा था और 71वां में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीनों को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में ही हुआ था। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन क्या है? जो कि 1992 में ही हुआ था। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 84वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2001 में हुआ था। लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया।
86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में हुआ है, तो आर्टिकल जो 21 का ए है उसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी पूछा जाता है कि आर्टिकल जो 21 का ए जो है इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। अब 89वां संविधान संशोधन देखते हैं जो कि 2003 में हुआ था। इसमें एसटी आयोग का गठन किया गया। तो एसटी आयोग का गठन किसमें किया गया है, तो 89वां संविधान संशोधन में हुआ था जो कि 2003 में हुआ था। 91वां क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, ये भी 15% से अधिक नहीं होगी। किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से अधिक भी नहीं होना चाहिए। 92वां जो संविधान संशोधन है 2003 में हुआ था, उसमें क्या है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़े गए। कौन कौन से, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 22 हो गई। तो भाषा से रिलेटेड कितना संशोधन हुआ है, 3 संशोधन हुआ। कौन कौन सा हुआ है, तो 21वां संशोधन हुआ है और 71वां संशोधन हुआ, उसके बाद 92 संशोधन हुआ है। 3 संशोधन कौन कौन सा हुआ है, 21वां संशोधन, 71वां संशोधन और 92 संशोधन हुआ है। 97वां जो संशोधन हुआ है 2003 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा सरकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। कौन कौन से, सहकारी समिति जो प्राइवेट लिमिटेड होते हैं, सहकारी समिति मतलब जो ना ही गवर्नमेंट है और ना ही प्राइवेट है, मतलब दोनों का मिक्स जो होता है वही सहकारी समिति होता है, बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश हुआ। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 का ख संविधान में जोड़ा गया। तो सहकारी समितियां के नाम से भाग कौन सा में जोड़ा गया, तो 9 के ख संविधान में जोड़ा गया। तो सहकारी समितियां होती है, उससे बहुत सारी मतलब वैसी कंपनी जो खुलती है जो गवर्नमेंट, जिसमें कुछ काम गवर्नमेंट भी करते हैं और एम्प्लॉय रखा जाता है प्राइवेट, तो अच्छा काम होता है और बहुतों को रोजगार मिलता है उसके तहत। जैसे कि हमारे डेयरी जो है, सुधा का, अमूल डेयरी, ये सब सहकारी समितियां हैं, तो उससे बहुत सारा देश को फ़ायदा होता है और एक तो अच्छा प्रोडक्ट बनता है, सब कुछ उसमें जांच पड़ताल जो भी होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और एम्प्लॉय रखे जाते हैं प्राइवेट से, जो कि बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है उसके द्वारा। 99 जो संविधान संशोधन हुआ था 2014 में हुआ था, कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था। तो 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ था उसके द्वारा। 101 में क्या हुआ, जो कि 2017 में जीएसटी हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर ले, ये पूछा ही जाता है और ये याद होगा भी क्योंकि 2017 में ही हुआ है, जीएसटी हुआ था। जीएसटी लागू कब हुआ था, 101 संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था, तो 2017 में हुआ था, 122वां विधेयक के द्वारा हुआ था। 102 संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संवैधानिक दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 जो संविधान संशोधन हुआ था, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया गया उसके तहत। 104 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2019 में हुआ था। उसके द्वारा लोकसभा व राज्य के विधानसभाओं में SC ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। ये हम पहले भी पढ़े हैं इसके बारे में कि SC ST जो है उसके आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, तो 104 के द्वारा किया गया। तो SC ST को मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक अगर उनको आरक्षण दिया जाए तो SC ST को, तो वो भी हमारे और भी जो कास्ट होते हैं उसके बराबरी आ जाए, तो उस अभी तक 2030 तक के लिए मान्यता मिल चुका है। लोकसभा और राज्य के विधान सभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण सीटों के प्रावधान को अब हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन है उसके आरक्षित
सीटों को हटा दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन जो हुआ है, लास्ट में हुआ है, सबसे अंतिम है, इसमें राज्यों ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया है। अब राज्यों को ओबीसी का सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया, कितना में, 105वां में हुआ है, और ये 2021 में लास्ट संविधान संशोधन हुआ है। तो ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी या स्टेट लेवल या कोई भी एग्ज़ाम है, सब में ये पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको अच्छे से याद कर ले, अच्छे से रिवाइज कर ले, क्योंकि आर्टिकल्स के बारे में पूछे जाते हैं, संविधान संशोधन के बारे में पूछे, कौन से संशोधन में क्या किया गया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अच्छे से रिवाइज कर ले, याद कर ले। तो ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम लोग भाग 21 और 22 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।